बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। आप नाज़रीन जब हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनका नाम आज अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकातों की फ़हरिस्त में शामिल किया गया है, ये तमाम लोग अडयाला जेल के बाहर पहुँच चुके होंगे। अब PTI की इन लोगों की, इन रहनुमाओं की इमरान खान के साथ मुलाकात होती है या मुलाकात नहीं होती है, या जो भी अडयाला जेल के बाहर के मनाज़र होंगे, सूरत-ए-हाल होगी, ये ख़बर, ये तफ़सीलात तो शाम के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक और अहम ख़बर से, एक और बड़ी ख़बर से। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 13 हलकों में, जिसमें 7 सूबाई असम्बली के हलके थे और 6 कौमी असम्बली के हलके थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ैसला किया गया कि इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फ़ैसला करने के बाद PTI की जो आज़ाद क़यादत है, यानी इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में हैं, लेकिन जो क़यादत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रन कर रही है, उस क़यादत की जानिब से फ़ैसला किया गया कि NA 18 और NA 129 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो इलेक्शन लड़ा। लेकिन दोनों हलकों में, चाहे NA 129 लाहौर का हलका है, चाहे NA 18 हरीपुर का हलका है, दोनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इस फैसले के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो शिकस्त और नाकामी की सूरत में उन नताइज का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है, जो मैंने थंबनेल पे सुर्खी दी है, कि तहरीक इंसाफ की कलाबाजी। अब तहरीक इंसाफ की कलाबाजी ये है कि कहा यह जा रहा है कि NA 18 में ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने बात की है कि बदतरीन धांधली हुई है, वहाँ पे इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ नहीं हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट है असद कैसर साहब का, इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दे रखा है, और ये एक नहीं बल्कि दूसरी मरतबा असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। पैमरा ने ट्रांसक्रिप्ट जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना है असद कैसर साहब के इन इल्ज़ामात का। इलेक्शन कमीशन उस ट्रांसक्रिप्ट का जायज़ा लेने के बाद असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने ना करने का फ़ैसला करेगा। लेकिन आज कुछ हक़ाइक़ भी हैं, उन हक़ाइक़ का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। और उन हक़ाइक़ का क्रक्स ये है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मासूम है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक़ाइक़ नहीं जानती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नताइज को देख के कलाबाजी खा लेती है? अब आप ये देखें कि जो कहा जा रहा है कि जो NA 18 में जो DROs अपॉइंट किए गए, जो RO अपॉइंट किया गया, ये इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया था। तहरीक इंसाफ धांधली का जो इल्ज़ाम है उसको जवाज़ बख्शने के लिए ये कहती है कि जो प्रिजाइडिंग नीचे जो अमला था, प्रिजाइडिंग जो अफसरान थे, जो दीगर जो स्टाफ था, वो तो सूबाई हुकूमत से लिया गया था, लेकिन जो RO और DRO थे वो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ से थे। क्या ये जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, PTI को पहले इस बात का एहसास नहीं था? क्या पोलिंग के रोज़ RO और DRO की अपॉइंटमेंट की गई थी? अगर कोई खदशा तहरीक इंसाफ को था तो पोलिंग से पहले क्या तहरीक इंसाफ ने ऐसे किसी खदशे का, ऐसे किसी ख़तरे का उन्होंने इजहार किया था? बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। लेकिन कुछ हक़ाइक़ और भी हैं कि माजी में जब जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते रहे, वहाँ पर क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ROs और DROs अपने महकमे से अपॉइंट किए गए या नहीं किए गए? तो एक मिसाल तो नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है इलेक्शन एक्ट के तहत कि वो अपने महकमे से अफसरान को, ROs और DROs को अपॉइंट कर सकता है। 2022 में जब पंजाब के 20 हलकों में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर जो ROs और DROs थे वो भी इलेक्शन कमीशन के अफसरान थे, और उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमोस्ट जो है वो क्लीन स्वीप किया था। 20 हलकों में से ग़ालिबन कोई 17 हलके थे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर भी वही थे जो आज हैं, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ और अफसरान भी वही थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। 2022 में NA 33 में इलेक्शन हुआ था, और NA 33 से हंगू में होने वाले उस ज़िमनी इलेक्शन में भी KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन RO और DRO जो थे वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान थे, तब भी तहरीक इंसाफ ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। और इसी तरीके से 2018 में जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान इंतखाबात में
या इंतखाबात के बाद जब वज़ीर आज़म बने, कामयाबी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उस 2018 के इलेक्शन के बाद जो 37 हल्के खाली हुए थे, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन करवाया था, और उन बाई इलेक्शन में भी जो आरओ और डीआरओ थे वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान ही थे। तब भी इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। और अब जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई एतराज़ तहरीक इंसाफ का था, तो तहरीक इंसाफ को ये एजिटेट जो है वो पोलिंग से पहले करना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में जो इलेक्शन प्रिजाइडिंग अपने जो आरओज़ थे, डीआरओज़ थे, वो तो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान ने नहीं लगाए। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियाँ हो रही हैं। पंजाब में इलेक्शन कमीशन का स्टाफ वहाँ पे मसरूफ़ था, लेकिन KPK में ऐसी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पूरी हिस्ट्री है कि जब भी इलेक्शन हारे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और धांधली के इल्ज़ामात लगाते हुए जो हक़ाइक़ हैं उन्हें हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरफ़ नज़र किया है। अब ये जो NA-18 में तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, इन इल्ज़ामात की हकीकत का आप नाज़रीन ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। क्या इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मासूम जमात है कि इन्हें हक़ाइक़ का पता नहीं होता, इन्हें कानून का पता नहीं होता? अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान को आरओ और डीआरओ लगाया था, ये पहले तहरीक इंसाफ को क्यों पता नहीं चल पाया? और फिर कहते हैं कि नीचे तो चले हमारे प्रिजाइडिंग अफसरान थे, उन्होंने फार्म 45 बिल्कुल दुरुस्त बनाया है, तो ये भी आप अपने खिलाफ फिर चार्जशीट ही बना रहे हैं ना। आप फिर दूसरों को मौका दे रहे हैं कि ये जो फार्म 45 बनाए गए हैं ये जाली बनाए गए हैं, असल फार्म 47 है। तो आपके मुखालफिन ये लॉजिक भी ले सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, NA-18 में लगाए गए जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उसमें कोई जान नहीं है बज़ाहिर। जो अब तक के NA-18 के हल्के के जो हक़ाइक़, जो फैक्ट सामने आए हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं ताकतवर नोटिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं नई कमान की और नई ताकत की, 5 साल के नए फार्मूले की। लेकिन इस फार्मूले और इस्लामाबाद की हवाएं कैसे तब्दील हुई हैं, इस मामले पे आने से पहले सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब, जिन्हें 2022 में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया गया। अब कल उनका टेन्योर जो है वो मुकम्मल हुआ। अलविदाई एक तकरीब भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ पे मुनक्कद की गई, और उस तकरीब से जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने खिताब भी किया। अब जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब वो जनरल हैं, वो फ़ौजी अफीसर हैं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान था, मुबैना जो प्लान था, उस प्लान को पलट के रख दिया था। और वो प्लान जो है मुबैना तौर पे 9 मई से मुतल्लका था। जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा, जिन्होंने 1987 में अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की, अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो वज़ीरिस्तान में कबायली इलाकों में जो ऑपरेशन हुआ उसकी उन्होंने निगरानी की। कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे। अब उनकी रिटायरमेंट के साथ जो चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अपनी रिटायरमेंट से पहले आपको याद होगा कि जब 9 मई 2023 का अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ, जिसे फ़ौज में बगावत से ताबीर किया जाता है कि अगर वो अटैम्प्ट कामयाब हो जाती तो मकसद ये था मुबैना तौर पे उस अटैम्प्ट का, उस 9 मई की कोशिश का, कि अफवाज पाकिस्तान की जो कमान है उसको तब्दील करना है, कि अफवाज पाकिस्तान अपनी कमांड के ख़िलाफ़ यानी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दे और कोई नया आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट करना पड़े। तो उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ तो आसिम मुनीर साहब, जो कि आर्मी चीफ़ थे, वो पाकिस्तान में नहीं थे। जब मुल्क भर में मिलिट्री के इमला को टारगेट किया गया, तनसीबात पे तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया, ख़ास तौर पे कोर कमांडर लाहौर और GHQ रावलपिंडी में, तो उस वक्त आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी में जिस फ़ौजी अफीसर ने उस सारे मामले को हैंडल किया था, अहकामात नीचे जारी किए थे कि इसको कंट्रोल करें, इसको संभालें और किसी किस्म की स्पेस जो है वो ना दी जाए, तो वो जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब थे, जिन्होंने आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में बड़ा लीडिंग रोल वहाँ पे अदा किया था। कल वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश हो चुके हैं। और आज हम 27 नवंबर को जब यह प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त अफवाज पाकिस्तान में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। यानी उसको कानून में, आइन में तरमीम करके उमिट कर दिया गया है। और अब जो नया ओहदा बनाया गया है, जो तीनों मुसल्लह अफवाज की कमांड करेगा, वो कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस का है।
और इसमें नई कानून साजी के मुताबिक जो आर्मी चीफ हैं वो कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, पहले आर्मी चीफ बने, और अब ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद की हवाएं बदली बदली दिखाई दे रही हैं कि पहले जो कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेंगे वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे, और उनकी जो तैनाती है, जो 5 साल का पीरियड है, वो नोटिफिकेशन जो कि आज जारी किया जाएगा, मुमकिन तौर पे 27 नवंबर 2025 को उनकी ये नई तैनाती बतौर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस और बतौर आर्मी चीफ ये फिर 26 नवंबर 2030 तक होगी। और ये बड़ी तैनाती एक नई ताकत की जो तौसीह है, एक नई कमान का जो ताकतवर नोटिफिकेशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो पीटीआई का अपना बयानिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंडक्ट है, उसको लेके ये जो नई तैनाती है 5 साल की, इसे आप नया 5 साल का फार्मूला कह लें, इसे आप नया 5 साल का प्लान कह लें, ये तहरीक इंसाफ के लिए किसी डौने ख्वाब से कम नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की गेम ओवर भी आप कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ताकतवर जो एक कमान है, इसके एक्टिवेट होने के बाद मेरे ख्याल से पीटीआई को जो अपनी सियासी हिकमत अमली है, उस हिकमत अमली पे असर नौ जो है वो गौर करना होगा कि क्या जिस सियासत को लेके वो चल रहे हैं, क्या उनकी ये सियासत कामयाब हो सकती है, या उनकी ये सियासत उनके लिए मज़ीद परेशानियों की, उनके लिए मज़ीद जो सियासी स्पेस है उसकी कमी का बायस बनेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। जो वाशिंगटन डीसी में अफ़गान सिटीज़न की जानिब से अमेरिकन नेशनल गार्ड पे हमला किया गया, अब उन दोनों ज़ख्मी एहलकारों को तो हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, तशवीशनाक हालत उनकी बताई गई आखिरी इतलात के मुताबिक। लेकिन अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो अफ़गान नेशनल हैं जिनके इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने जितने भी अफ़गान नेशनल हैं जिनकी इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसको फ़ौरी तौर पे रोक दिया गया है। और जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जानिब से महकमा ख़ारजा को अहकामात जारी किए गए हैं कि जो सफारतकार हैं अमेरिकन, जितने भी तारकीन वतन हैं, उन तारकीन वतन का अमेरिका में जो दाखिला है महदूद करने के लिए अमेरिकन सफारतकार उन तारकीन जो वतन हैं उनके ममालिक के ऊपर दबाव डालें कि इस इमिग्रेशन का जो दबाव है उस दबाव को जो है वो कम किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के रहनुमा फ़ारूक खोखर साहब को रात गए 0 पॉइंट पे गैर कानूनी असला रखने पे गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन बाद अज़ां जब फ़ारूक खोखर की जानिब से उस बंदूक का लाइसेंस दिखा दिया गया, तो फिर पुलिस की जानिब से फ़ारूक खोखर को जो है वो रिहा कर दिया गया, घर जाने दिया गया। एक और नाज़िर अफसोसनाक ख़बर है, ATV ने अपने तमाम जो मुलाजमीन थे, तमाम मुलाजमीन को बर्खास्त करने का, बरतरफ करने का फ़ैसला किया है। लेकिन यह बरतरफी का फ़ैसला ऐसा नहीं है कि ATV की इंतज़ामिया ने फ़ौरी तौर पे तमाम मुलाजमीन को निकालने का फ़ैसला किया है। मुलाजमीन तमाम निकाले तो जा रहे हैं, लेकिन असल में जो कंपनी है जिसके नीचे ATV चल रहा था, उस कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है। और ATV की जो लिक्विडेशन है उसका प्रोसेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निगरानी के नीचे हो रहा है, और 30 नवंबर तक इस इदारे को तहलील किया जाना है। तो जब इदारा ख़त्म हो रहा है तो फिर इदारे के मुलाजमीन को कौन रखेगा? उनको फिर इसी तरीके से बरतरफ किया जाएगा, नौकरियों से निकाला जाएगा, और फिर वो बेरोज़गार होंगे और नई नौकरियों के लिए मार्केट में निकलेंगे। नौकरी मिलती नहीं मिलती, कितने माह के बाद मिलती है, ये नाज़रीन बड़ा एक तशवीशनाक और परेशान कुन जो है वो पीरियड होगा इन तमाम लोगों के लिए जिन्हें ATV से जो है वो निकाला गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।